हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। फ्रॉम टुडे रैप्सोडी की स्टडी हम लोग लाइन बाय लाइन और पोएम बाय पोएम स्टार्ट कर रहे हैं। सो दिस इज द फर्स्ट प्रेजेंटेशन ऑफ पोएम अभिसारा composed by Gurudev Rabindranath Tagore. This is the first part of Abhisara because in one video everything cannot be included, and question answers I will provide you later on in second video. Here you will find Abhisara की detailed study आपको मिल जाएगी, and afterward you will find the thinking main theme of the poem, and word meanings, critical appreciation, and multiple choice questions. So this will be all included in this video, and later on I will try to provide you question answers in short and long in another video. So kindly, if you are a new one, kindly subscribe the channel and wait for the second video. I will try my best to provide you good guidance and efficient content so that you may write by yourself the long question answers even. Now start. इंट्रोडक्शन ऑफ अ पोएम। पोएम का इंट्रोडक्शन अगर हम देखें तो पोएम इज अबाउट अ बुद्धिस्ट मॉन्क। एक बुद्धिस्ट मॉन्क, एक भिक्षु के बारे में पोएम है जिनका नाम उपगुप्ता है, अ डिस्किपल ऑफ लॉर्ड बुद्धा। लॉर्ड बुद्धा कौन है? प्रोपाउंडर ऑफ बुद्धिज्म है। उनके एक फॉलोअर उपगुप्ता की एक मीटिंग है जिसके बारे में ये बात बताई गई है, एंड डांसिंग गर्ल ऑफ मथुरा नेम्ड वासवदत्ता। So this poem is about two characters, Upgupta and Vasavdatta. Vasavdatta was considered to be the most beautiful dancer of that time. वासवदत्ता अपने समय की सबसे अच्छी डांसर को समझी जाती थी। शी वॉज प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, यूथ एंड हर वेल्थ. Three qualities of first part of the poem are revealed of Vasavdatta. Upgupta was an ascetic. Ascetic एक hermit होता है जो रिनंशिएशन कर चुका है वर्ड को, दीन दुनिया से उसे मतलब नहीं है और वो वर्ल्डली प्लेजर्स की लाइफ को छोड़ चुका है, एंड इपिटोम ऑफ काइंडनेस, विजडम एंड सेल्फिशनेस. So these four qualities are there. These qualities can be useful in answering of the multiple choice question. One dark night. पोयम कब की है? पहले पार्ट में मीटिंग वासवदत्ता और उपगुप्ता की दो टाइम पे हुई है, टू टाइम मीटिंग है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट. सो वन डार्क नाइट उपगुप्ता वॉज लिविंग ऑन अ डस्टी रोड बाय द सिटी वॉल ऑफ मथुरा. ये जो मैंने कलर चेंज किया है, दीज स्टेप विल ट्राई टू हेल्प यू फाइंडिंग आउट द फैक्ट सो दैट यू मे रिमेंबर बेटर हाउ टू आंसर योर क्वेश्चन. इट वॉज मंथ ऑफ अगस्त. फर्स्ट मीटिंग कब है? मंथ ऑफ अगस्त में है. देयर वॉज नो लाइट अराउंड. आसपास कोई लाइट नहीं है, डार्कनेस है, एटमॉस्फियर ऑफ काम एंड क्वाइट. शांति का एटमॉस्फियर है. पीपल ऑफ मथुरा हैड ऑलरेडी स्लेप्ट देयर एंड डोर्स ऑफ द ऑल हाउसेस वर सर्ट. मीन्स everyone was unconcerning about the situation of the world. Nobody was caring for the miseries or problems, you can say the outside world. Everyone was absorbed in himself. So ये unconcerning situation of the world है. Stars in the sky were hidden in a dark cloud. यहाँ पर से पोएट इमेजरी यूज करता है जिसमें वो विजुअल इमेजरी यूज कर रहा है, सो दैट वी मे क्रिएट अ पिक्चर इन आवर माइंड. अ डांसिंग गर्ल appeared with a lamp in her hand. Lamp in her hand means she was not full of I think inner light. So artificial light was there in order to show her the world, show her the way without noticing down the ground. अब यहाँ पे ग्राउंड को ना नोटिस किया जाना उसका सिचुएशन दिखाता है कि सी वॉज प्राउड ऑफ हरसेल्फ. शी स्टम्बल्ड ओवर द बॉडी ऑफ उपगुप्ता एट दैट सिचुएशन. वो उपगुप्ता को टच कर जाती है who was sleeping on the ground, जो जमीन पे सो रहा था. It means Upgupta has renounced the world and he was not concerned with the worldly pleasure. All of a sudden he woke up. जब इस तरीके का उसे टच होता है तो वो जग जाते हैं, एंड वॉज एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड. एंड ही वॉज सरप्राइज्ड दैट एट द नाइट, दैट डेड नाइट, समवन वॉज आउटसाइड. द लाइट फ्रॉम द वुमेन लैम्प फेल ऑन द मर्सीफुल आइज. ये आइज उपगुप्ता की हैं, और वुमेन की जो लैम्प है जो उसके हाथ में थी उसकी लाइट में उसकी मर्सीफुल आइज दिखाई देती हैं. he saw, वो देखता है कि a young beautiful woman is standing before him. This was the temptation
टेम्पटेशन सिचुएशन, जो कि मेन मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि एस्थेटिक पर्सन कैन नॉट बी टेम्प्टेड एट एनी कॉस्ट. सो यंग ब्यूटीफुल वुमन वॉज स्टैंडिंग बिफोर हिम. वुमन वॉज साइनिंग विद ज्वेल. लड़की पूरी तरीके से ज्वेलरी से साइन कर रही थी. एंड सी हैड पुट ऑन अ ब्यूटीफुल ड्रेस. उसने अपने को डेकोरेट करने के लिए एक ब्यूटीफुल ड्रेस भी पहन रखी थी. सी सीम टू बी प्राउड ऑफ हर यूथ एंड अपीयरेंस. वो अपने फिजिकल ब्यूटी प्लस अपनी वर्ल्डली अचीवमेंट, जो उसकी वेल्थ थी, जो उसकी एज थी, उस पर प्राउड ऑफ थी. वो उसे प्राउड फील कर रही थी. द मोमेंट सी लोवर्ड हर लैम्प. जैसे ही उसने अपने लैम्प को आगे की ओर दिखाया, सी सॉ, उसने देखा कि यंग मैन इन फ्रंट ऑफ हर. उसके सामने एक बहुत ही यंग पर्सन है. सी फेल्ट फैसिनेटेड बाय हर ऑस्टियरिटी. उसकी सिंपलनेस, उसकी सिंप्लिसिटी, नेचुरलनेस, और उसकी जो कह सकते हैं एक इमोशंस हैं, जो उसकी कह सकते हैं कि जो उनकी यंग फिजिकल बॉडी थी, उससे वो ऑस्टियरिटी के साथ फैसिनेटेड हो जाती है, वो इम्प्रेस हो जाती है. वुमेन बेग्ड पार्डन फॉर स्टम्बलिंग over his body without noticing the presence of darkness. वो कहती है कि अंधेरे के कारण मैं आपको देख नहीं पाई, इसके लिए आप मुझे माफ करें. At the same time, and again she requested to him to visit her home. वो कहती है कि आप मेरे साथ मेरे घर चलें, saying that the dirty ground was not fit bed for him. वो कहती है कि the person like you should not sleep like that. आपको इस तरीके से जमीन में लेटना नहीं चाहिए, या आप इसके लिए नहीं बने हैं. You may come to my house and I may serve you. Let me serve you better. तो उपगुप्ता at that time reacted and told her go back to her home. Woman, अपने घर जाओ. And said that he would visit her when the right time would come. Ripe of the time word use किया गया है. वो कहते हैं कि जब समय आ जाएगा तो मैं आपके पास आ जाऊंगा. Suddenly a storm began to blow. ये चेंज है, फोरशैडोइंग है, फिगर ऑफ स्पीच है, फोरशैडोइंग, जिनमें कि हम अभी की इसी सिचुएशन को लेकर के फ्यूचर की इमेज के बारे में चर्चा करते हैं. तो अ स्टॉर्म बिगैन टू ब्लो. एक तूफान चलना शुरू हो जाता है. फिर द फ्लैश ऑफ द लाइटनिंग इन डार्क स्काई. जो अंधेरा स्काई है, वहाँ पे लाइटनिंग की फ्लैश होती है. अ टेरेबल स्टॉर्म. एक बहुत भयानक तूफान शुरू हो जाता है. वन साइड ऑफ द स्काई एंड मेड अ लॉन्ग रोरिंग साउंड. यहाँ पे ओनोमेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया कि जो वहाँ की साउंड को दिखा रहा है. और द वुमेन, जो स्पेशल वुमेन जिसको वासवदत्ता यहाँ पे कहा गया है, ट्रेम्बल्ड इन द फियर ऑफ सम मिस्टीरियस डेंजर. वो फिजिकल मैटर पे देख सकते हैं, और या सडनली शी फेल्ट दैट शी वाज ऑल अलोन विद अ यंग मैन इन द स्ट्रीट. दैट्स व्हाई शी वाज वेरी मच अफ्रेड of the future, so just leave the place. She hurried towards her home. This was the first meeting in the poem, first part of the poem. A year had not passed. चेंज ऑफ द फेट देखिए, एक साल भी नहीं गुजरा था. चेंज इन फेट ऑफ द वासवदत्ता. वासवदत्ता की किस्मत में बदलाव हो जाता है. इन द इवनिंग ऑफ अ डे इन अप्रैल. फर्स्ट मीटिंग अगस्त में है, सेकेंड मीटिंग अप्रैल में है. अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 7 मंथ आफ्टर है. ये पॉइंट पूछा जा सकता है कि सेकेंड मीटिंग कब हुई थी और कितने टाइम बाद हुई थी. मीटिंग के दोनों के मंथ के नेम पूछे जा सकते हैं, या दोनों के बीच का गैप पूछा जा सकता है. द ब्रांच ऑफ द ट्री on the wayside were heavy with the flower due to the onset of the spring season. चूंकि स्प्रिंग सीजन आ चुका था, और पूरी तरीके से पूरी अर्थ पे, पूरी नेचुरल सिस्टम पे, ट्रीज पे ब्लॉसमिंग आ चुकी थी. तो पूरी तरीके से जो ब्रांचेस थी ट्री की, जो शाखाएं थी या जो रास्ते के पेड़ थे, वो पूरी तरीके से ब्लूमिंग पोजीशन पे थे. ये विजुअल इमेजरी है जो ब्यूटी को शो कर रहा है. और आफ्टरवर्ड अ लाइट हार्टेड म्यूजिकल नोट केम फ्रॉम फ्लोटिंग. बहुत दिल को हल्का कर देने वाला म्यूजिकल नोट दूर से सुनाई देता है. ये ऑडिटरी इमेजिन है. यहाँ पे ओनोमेटोपोइया का भी यूज है, और इमेजरी के तौर पर एक सेंसेशनल इमेजरी क्रिएट की गई है. बिकॉज पोएम इज कंपोज्ड इन अ फ्री वर्स. Form of the poem is also important. So auditory imagery है ये. Upgupta passed through the city gate again. Once again Upgupta came in the city. He stood on the base of the city wall built for the protection. वो सिटी वॉल के, सिटी के चारों ओर से सिटी को घेरने के लिए जो बाउंड्री बनाई गई थी, उसकी बेस पर खड़े थे, किनारे पर खड़े थे. And noticed, उन्होंने देखा
कि अ वुमन लाइंग ऑन अ डस्टी ग्राउंड एट हिज फीट, एक वुमेन है जो जमीन पर पड़ी हुई है उनके पैरों के पास. दिस सिचुएशन इज कंप्लीटली एडवर्स ऑफ द first situation. At first, Upgupta was lying at the feet, and second situation, this Vasabdatta was lying on the feet of the Upgupta. So story just inverse हो जाती है. और यहाँ पर आप फिजिकल जो मैटेरियल प्लेजर है उसका टोटल सरेंडर या डिके दिखाते हैं कि पहले जो लड़की पूरी तरीके से मैटेरियल वेलफेयर पे प्राउड कर रही थी, फिजिकल पोजीशन उसके बहुत अच्छे थे, अब वो टोटली नथिंगनेस पे कन्वर्ट हो चुकी है एंड लाइंग ऑन द ग्राउंड बिकॉज देयर वाज नथिंग इन हर हैंड. शी वॉज सफरिंग विद अ डेडली एपिडेमिक. इसका नाम पूछा जा सकता है. ये ब्लैक पेस्टिलेंस है जो सिमिलर टू द स्मॉल पॉक्स है. हर बॉडी वॉज स्पॉटेड विद द सोर्स ऑफ स्मॉल पॉक्स. अब यहाँ पर ये उसकी प्रॉब्लम है और उस सिचुएशन से वो परेशान थी. शी हैड बीन ड्रिवन आउट ऑफ हर सिटी टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द डिजीज थ्रू हर कॉन्टैक्ट. जो शहर के निवासी हैं उन्होंने उस लड़की को सिटी के गेट के बाहर निकाल दिया था सो दैट नो वन शुड कम इन द टच ऑफ हर एंड कंटेजियस डिजीज, जो कि संचारी एक कह सकते हैं अफेक्ट होता है, छू लेने से जो बीमारी फैलती है वो ना फैले. तो यहाँ पर वर्ल्डली सेल्फिशनेस दिखाई गई है और वर्ल्डली सेल्फिशनेस इज शोन ओवर हियर कि होल द वर्ल्ड इज ओनली विद यू अंटिल यू आर इन अ गुड कंडीशन. इफ यू आर इन अ बैड कंडीशन, इफ यू आर इन प्रॉब्लम, तो आपका कोई नहीं होगा. फेयर वेदर फ्रेंड की जो थीम है वो यहाँ पर अच्छे से दिखाई जा सकती है या कहा जा सकता है. नेक्स्ट है उपगुप्ता सैट हर बाय साइड. उपगुप्ता क्या करते हैं, उस लड़की को पहचान जाते हैं एंड उसके पास में बैठते हैं. टुक हर हेड इनटू हिज नीज. वो उसके सर को अपने नीज घुटनों पर रखते हैं. ये क्या चीज है, लिटिल, ये क्वालिटी ऑफ कंपैशन एंड फियरलेसनेस है जो एक सन्यासी, एक हेरमिट में, एक एस्केटिक पर्सन में होती है, जो पूरी तरीके से इस बात से निडर है कि उसको कोई बीमारी लग जाएगी. बिकॉज होल द वर्ल्ड जो कि पूरी तरीके से इस बात से डर रहा था कि उपगुप्ता के टच में ना आ जाए. क्या वहां पर उपगुप्ता के परिचय का कोई नहीं था? ऑलरेडी सिटी में उसके परिचय के बहुत सारे लोग थे, बट नोबडी वाज केयरिंग ऑफ दैट कंडीशन. सो यहाँ पर उधर वर्ल्ड की सेल्फिशनेस है और दुनिया को छोड़ देने के बाद जो रियलिटी जान चुका है, जो बौद्ध सत्व है, जो सच्चाई को जान चुका है, उपगुप्त है जो, वो पूरी तरीके से इस बात को जानते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी बॉडी का क्या होगा. क्वालिटी ऑफ कंपैशन एंड फियरलेसनेस इज शोन ओवर हियर. ही मेड हर लिप्स वेट विद द वाटर. वो उस लड़की के होठों को पानी से थोड़ा सा गीला करते हैं सो दैट शी मे फील कंफर्ट एंड अप्लाइड सैंडल बाम ओवर हर बॉडी टू प्रोवाइड हर रिलीफ. और उसके जो जख्म थे, जो सोर्स थे, उन पर वो सैंडल बाम को अप्लाई करते हैं सो दैट वो थोड़ा कंफर्टेबल फील हो. ये अनसेल्फिशनेस वर्क है. चूंकि यहाँ पर अब वो लड़की उसके लिए क्या कर सकती है, नथिंग. तो वहां पर विदाउट एनी कंसिडरेशन, विदाउट एनी एक्सचेंज रिजल्ट, कोई प्रतिफल के बिना, किसी भी परिणाम के बिना, जब हम किसी की डिजायर के बिना कोई काम करते हैं तो वो अनसेल्फिशनेस शो करता है. और यहाँ पर उपगुप्ता की अनसेल्फिशनेस सिचुएशन शो हो रही है. सो लेटर ऑन वुमेन देन आस्क्ड who was the merciful man was. वुमन यहाँ पर ये बात जानने की कोशिश करती है कि महाराज अब कौन है. इन द रिस्पॉन्स ऑफ क्वेश्चन, जब वो क्वेश्चन पूछती है तो मॉन्क रिप्लाइड, मॉन्क जवाब देते हैं. यहाँ पे मैंने लाइन पोएम से कॉपी की हुई है कि ये द टाइम एट लास्ट हैज कम टू विजिट यू. अब वो समय आ चुका है. आई एम हियर वासवदत्ता, जो फर्स्ट मीटिंग में आंसर दिया गया था, व्हेन द टाइम विल राइप आई विल बी विद यू. जब समय आएगा मैं तुम्हारे साथ होऊंगा. तो वो समय आ चुका है जब मुझे तुम्हें सच्चाई दिखानी है, जब मुझे तुम्हें ओरिजिनलिटी ऑफ द वर्ड दिखानी है, जब मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, जब मेरी जरूरत होगी तुम्हें. अभी तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है. सो यू मस्ट गो ऑन हर वे. वो बात जो उन्होंने पहले बोली थी कि तुम्हारा रास्ता वर्ल्डली प्लेजर्स का है, सेंसुअसनेस का है, दुनिया के ऐसो आराम को इंजॉय करने का है. मेरा रास्ता लोगों को सच दिखाने का है, सिंपलिसिटी और नेचुरल कंडीशंस के साथ लाइफ को बिताने का है. तो मैं अपने रास्ते पर हूं, तुम अपने रास्ते पर जाओ. बट जब जरूरत आएगी, जब तुम्हारे पास ये चीजें आएगी, जब तुम्हें मुझे रास्ता दिखाना होगा सही, तब मैं तुम्हारे पास होऊंगा. दैट एट लास्ट टाइम हैज कम. अब वो समय आ चुका है एंड आई एम विद यू, और मैं तुम्हारे साथ हूं.
तो ही वॉज देयर विद वासव दत्ता और यहाँ पर पोएम फिनिश होती है विच इम्प्लाइज दैट ही हैज रिकॉग्नाइज्ड द वुमेन whom he had met earlier. So इस तरीके से उपगुप्ता उस लेडी को जिसको कि वो पहले मिल चुके थे एक बार फिर से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं. अब थीम ऑफ द पोएम क्या है, मॉरल ऑफ द पोएम हमें क्या टीच करती है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल द पोएम अभिसारा द ट्राइस्ट ब्रिंग आउट द पॉइंट यूथ एंड ब्यूटी आर नॉट परमानेंट. मीन्स इस दुनिया में किसी को अपनी बॉडी का और अपने यंगनेस का या अपने फिजिकल पोजीशंस का प्राउड नहीं करना चाहिए, बिकॉज दीज आर जस्ट मूविंग विद द टाइम. They are to decline with the age or with some serious ailment. Dancing girl who is shown to be proud of her beauty. फर्स्ट मीटिंग में जो डांसिंग गर्ल अपनी ब्यूटी और सुंदरता के कारण बहुत प्राउड थी, इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ पोएम रियलाइजेज द ट्रुथ. उसे सच का पता चलता है व्हेन शी वाज स्ट्राइकन विद एपिडेमिक एंड अबेंडेंड बाय ऑल. जब उसे महामारी आई और उसे सब लोगों ने छोड़ दिया तो उसे सच का पता चला कि दुनिया में वास्तव में सच्चाई क्या है, कि दुनिया तब तक आपके साथ है जब तक आप सच हैं, आप सच सही हैं. अगर आप कोई जरूरत होगी उस दिन दुनिया आपके साथ नहीं होगी. मीन्स यू हैव टू केयर फॉर योर सेल्फ ओनली. द सेल्फलेस सर्विस टू द ह्यूमैनिटी. सेकेंड थीम ऑफ द पोएम जो यहाँ पर दिखाई गई है वो ये है कि उपगुप्ता वॉज अ ट्रू डिस्किपल ऑफ बुद्धा. उसमें ये दिखाया गया है कि हमें ह्यूमैनिटी की पूरी तरीके से सेल्फलेस सेवा करनी है, हमें किसी तरीके की डिजायर या रिजल्ट की उम्मीद नहीं करनी चाहिए. एंड एस्केटिक ही हैज नॉट चार्म्ड बाय ब्यूटी ऑफ द डांसिंग गर्ल. एट फर्स्ट मीटिंग अ ब्यूटीफुल लेडी वॉज इन्वाइटिंग हिम टू कम टू फॉलो हर to her home, but he rejected the invitation to come to her home. He promises to visit her when the time is ripe. उन्होंने कहा कि जब समय पूरा होगा मैं तुम्हारे पास आऊँगा. When the young dancing girl is in need of help, और वास्तव में जब उस young dancing girl की need थी, he was there to console her and treat her warmth with the compassion. तो वास्तव में उन्होंने selflessly उसकी मदद की. Otherwise वो कोई नहीं थी, उसकी कोई रिलेशन नहीं था, बट वो ह्यूमन थी. दैट वाज ऑल एंड दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन अमंग एनी ह्यूमन इन द वर्ल्ड. द सेल्फलेस एक्ट शोज द काइंडनेस एंड जेनरोसिटी टुवर्ड्स द नीडी. ये दिखाता है कि हमें जरूरी नहीं है कि हम उसे पहचानते हो तभी उसकी मदद करें. इसी को सिंपैथी और एम्पैथी कहते हैं. कि सिंपैथी वो होती है जिसमें हम दूसरे के लिए फील करते हैं, एम्पैथी वो होती है जहां पर हम उसकी जगह खुद को रख के फील करते हैं. तो पर्सन शुड ऑलवेज थिंक अबाउट द एम्पैथी. Now, the different word meaning that must be explained in the sense of the poem. First word meaning devotee. Devotee means follower होता है, one who follow the path told by his guru. कोई भी व्यक्ति जो अपने टीचर्स, अपने लॉर्ड की जो टीचिंग्स हैं उनको फॉलो करते हुए जब रास्ता बिताता है तो उसे हम डिवोटी कहते हैं. मर्की इन विच मीन्स द डार्क क्लाउडी एंड ग्लूमी एटमॉस्फियर ऑफ द स्काई. स्काई में जहाँ पर ब्राइटनेस नहीं थी, डार्कनेस थी, और उस डार्कनेस के कारण बहुत सारे लोग कुछ नहीं देख पा रहे थे. टिंकलिंग ये ओनोमेटोपोइया का साउंड है, साउंडिंग और मेकिंग नॉइज, आवाज करती हुई चीजें. एंकलेट अ पीस ऑफ ज्वेलरी होती है विच वुमेन वियर, जिसे औरतें पहनती हैं एट फीट. स्टार्टल चौंक जाना. सरप्राइज्ड गॉट एस्टोनिश्ड बाय सिचुएशन, किसी सिचुएशन के द्वारा चौंक जाना, देख जाना, सरप्राइज हो जाना कि क्या हुआ. पेल फेडिंग लाइट और द डल लाइट. हल्की येलोइस जो कलर होती है उसे हम पेल बोलते हैं. यहाँ पर लाइट के साथ लिटिल बिट जो साइन ऑफ द ब्राइटनेस थी, या यू कैन से दैट लैम्प की जो लाइट थी वो पेल शैडोइंग लाइट थी. देन मैंटल ये घूंघट के लिए, कवर के लिए आता है. वेल और क्लॉक वो कपड़ा, पार्ट ऑफ साड़ी यूज टू कवर फेस, जो गर्ल्स अपने साड़ी के पार्ट को, अपने चेहरे को कवर करने के लिए यूज करती हैं. ऑस्टियरिटी मतलब सॉबर एंड सिंपल, जो नेचुरलनेस है उसके लिए कहा गया है. एस्केटिक एक हेरमेट के लिए आता है, वन हु हैज रिनाउंस द वर्ल्ड, जिसने दुनिया से मतलब रखना छोड़ दिया है. ग्राउल्ड, ग्रंट और हाउलिंग मेकिंग साउंड के लिए आता है, आवाज करती हुई चीजें हैं. ट्रेम्बल्ड मतलब सीवर, कांप जाना. फील सेंसेशन इन द बॉडी, अगर आप लिटिल बिट अपने आप में सीवरिंग महसूस करते हैं बिकॉज ऑफ सम सिचुएशन, बिकॉज ऑफ सम अनइमेजिनिंग फैक्ट. एंड देन गे, हैप्पी के सेंस में है, इन रिलैक्स एंड इंजॉयबल मूड. रैम्पार्ट ये एक बाउंड्री का पार्ट, बाउंड्री का मतलब रखता है. फेंस ब्लॉकेज बाउंड्री ऑफ द सिटी दैट इज बिल्ट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द सिटी फ्रॉम आउटसाइडर्स. पेस्टिलेंस अ डिजीज और एपिडेमिक,
एक महामारी के सेंस में आती है बात। ये इलनेस होती है जो अफेक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल है। कॉन्टेजियन जो संक्रामक बीमारी है, इन्फेक्टियस डिजीज है जो फैल सकती है, दैट में बी कॉज्ड और स्प्रेड बाय टच। So these are the meaning. Now we will go through the critical appreciation of this poem, which is very important. Contact and form of the poem. मैंने यहाँ पे heading wise आपको create करने की कोशिश की है। आप इस तरीके से अपनी खुद की प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप different poems के critical appreciation पहले से तैयार कर लें इन्हीं points के आधार पर। Content and form के तौर पर अगर इस poem को देखें, the poem अभिसारा the Trist is a good specimen of free verse. This poem has not bind in part of rhyming. राइमिंग के मैटर पर ये इस पोएम को नहीं कंपोज किया गया। इसमें फ्री वर्स है जहाँ पे राइमिंग नहीं है, एब्सेंस ऑफ राइमिंग है। एंड पोएम इज कंपोज्ड इन द फॉर्म ऑफ बैलेड। पोएम एक कहानी के रूप में है। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ पोएम, स्टोरी इन पोएम। सो इट रियलाइज अ कंक्रीट इमेज ऑफ इट्स इफेक्ट। पोएम अपनी पोएट्री क्वालिटी के लिए जो इमेज की कोलेक्वलनेस है, जो कंटिन्यूअस इवेंट्स हैं उन पर बेस करती है, रिदम फॉलो करती है, राइमिंग फॉलो नहीं करती है। इट हैज़ 2 पार्ट इन द इंटायर डिफरेंट सीजन। ये 2 पार्ट में पोएम है। अब सेकेंड पॉइंट है सेटिंग ऑफ द पोएम। तो सेटिंग ऑफ द पोएम में फर्स्ट पार्ट जो पोएम का है वो सेट किया गया है। इट इज सेट इन अ रेनी सीजन ऑफ अगस्त। उपगुप्ता, अ ट्रू डिस्क्रिप्शन ऑफ बुद्धा इज लाइंग अस्लीप डस्ट इन नियर सिटी वॉल ऑफ मथुरा। यानी रेनी सीजन में अगस्त के महीने में वहां पर सिटी वॉल के पास उपगुप्ता लेटे हुए थे। यंग ब्यूटीफुल डांसिंग गर्ल हु हैपेंस टू बी इन अ चार्मिंग फेस एंड एस्थेटिक विद द डिम लाइट ऑफ हर लैंप इज टेम्प्टेड। वहां पर अब यहाँ पर हम इसको बहुत तेजी से पढ़ेंगे सो दैट पीछे का डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी दिया जा चुका है कि एक यंग गर्ल उसकी सिंपलनेस और ब्यूटी और ऑस्टियरिटी से इम्प्रेस हो जाती है एंड गिव्स हिम इन्विटेशन टू द फॉलो हर टू द होम। एस्केटिक इज टर्न डाउन पोलाइटली। और एस्केटिक इसको पूरी तरीके से क्या करता है कि रिजेक्ट कर देता है। डाइजलिंग लाइट ऑफ हर ब्यूटी एंड द यूथ इज नथिंग बिफोर द इनर लाइट ऑफ द ब्यूटी विजडम। उसके जो वासव दत्ता की क्वालिटी थी, जो उसकी यंगनेस थी, ब्यूटी थी या उसकी रिचनेस थी, वो पूरी तरीके से नथिंगनेस हो जाती है। वो नहीं जीत पाती है जो इनर विजडम है उस एस्केटिक की, और उसकी इनर लाइट है। और एस्केटिक इस बात को पूरी तरीके से नकार देता है। उपगुप्ता प्रोमिसेस, लेकिन एक प्रॉमिस करते हैं कि हम आपके पास आएंगे, आपको हम विजिट करेंगे व्हेन टाइम आएगा। ये मीनिंग ऑब्वियसली था एंड इट इज नॉट द राइट टाइम। ये बताता है कि ये राइट टाइम नहीं था। वुमेन डज नॉट नीड एनी हेल्प और सर्विस। वो जानते थे कि अभी उसको किसी तरीके की चीजों की जरूरत नहीं है। द सेकेंड पार्ट ऑफ द पोएम में सेटिंग देखते हैं। तो it is set in the spring season, 7 months after, in the month of April. It is a charming season of the joy, hope and festivity. Upgupta finds a woman lying in the dust outside of the city wall of Mathura. जब उपगुप्ता यहाँ पे दोबारा पहुँचते हैं तो वो सिटी वॉल ऑफ मथुरा के पास में उस लड़की को लेटा हुआ देखते हैं। शी इज स्ट्राइकन विद द पेस्टिलेंस। वो एक महामारी से ग्रसित है। उपगुप्ता ट्राइज टू बाम हर सोल एंड वेट्स हर लिप विद वाटर। वो उसे हेल्पफुल सिचुएशन में रखते हैं। व्हेन शी आस्क्स हु ही इज, जब वो पूछती है कि वास्तव में महाराज आप कौन है, हिज रिप्लाई इज दैट द राइट टाइम हैज कम एंड ही हैज कम। अब वो सही समय आ गया है और इसलिए मैं भी आपके पास आ गया हूँ एज पर माई प्रॉमिस। चूंकि मैंने पहली मीटिंग में आपसे प्रॉमिस किया था वासव दत्ता कि आई विल कम टू यू एट द टाइम राइप ऑफ टाइम। इट शोज दैट द पेस्टिलेंस अफेक्टेड लेडी इज द सेम गर्ल whom he has met earlier. अब यहाँ पे आयरॉनी क्या है? आयरॉनी ये है कि द प्राउड गर्ल यंग लेडी विच वॉज लेस देन अ ईयर एगो, एक प्राउड और यंग लेडी को एक साल के अंदर अंदर पूरी तरीके से उसका चार्म डिके कर जाता है और वो पूरी तरीके से हेल्पलेस होकर के जमीन में लेटी हुई है, जो कि सिचुएशन 7 मंथ पहले उस उपगुप्ता की थी। बट डिफरेंस ये है कि उपगुप्ता वॉज इंटेंशनली लाइंग ओवर देयर बिकॉज ही हैज अटेन्ड a great achievement of truth and knowledge. Speaker and narrator of the poem, थर्ड पॉइंट है अननेम्ड स्पीकर इज द नरेटर। यहाँ पे नरेटर पोइट ना होकर के एक अननेम्ड स्पीकर है जो पूरी सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है इन अ सीरीज। एंड देन लैंग्वेज ऑफ अ पोएम। लैंग्वेज ऑफ पोएम इज वेरी सिंपल एंड ल्यूसिड, बहुत इजी एंड ल्यूसिड है, पढ़ने में अच्छी लगती है। होल स्टोरी कैन बी अंडरस्टूड इन अ सीरीज। In some phrases figurative language has been used, कहीं कहीं पर figurative language है जैसे ripe of the time,
लाइट शोज इज टीथ, तो लाइक दैट फिगरेटिव लैंग्वेज है और उस पर हम डिस्कस करेंगे। नाउ यूज ऑफ पर्सोनिफिकेशन, फिगर ऑफ स्पीच में पर्सोनिफिकेशन को यूज किया गया है। पॉइंट, द पोएट हैज गिवन द लाइफ टू द इनएनिमेट थिंग्स। पर्सोनिफिकेशन में हम लाइफलेस चीजों को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे उनकी खुद की अपनी जिंदगी उनके पास है। यहाँ पे स्टार्स all were hidden with the murky sky of the August. Suddenly the black night showed its teeth. So August and black night, these 2 points are personified over here. Then use of the alliteration, alliteration is repetition of the sound, so consonant repetition है यहाँ पे। और इसे हम देखें तो जैसे in spring season SS repeat हुआ है, festival of flowers यहाँ पे F का repetition हुआ है, so alliteration है। use of foreshadowing, this is a literary device helpful in giving the clues about the future event, future event के बारे में clues देने की कोशिश यहाँ पे की जाती है। For example, thunder and lightning presage द कमिंग सोरो एंड सफरिंग टू द डांसिंग गर्ल। यहाँ पे जो फर्स्ट मीटिंग है वहाँ पे थंडर एंड लाइटनिंग जो है जिसको देख करके वो गर्ल डर जाती है कि उसको कुछ डेंजर हो सकता है, तो ये चीज़ वहाँ पर इमेग्री में आती है। देन इमेग्री नहीं, ये वहाँ पर फाइन एग्जाम्पल होता है फोर शेडोइंग का। इमेग्री के सेंस में क्या है, विजुअल एंड ऑडिटरी इमेग्री। आपको साउंड के माध्यम से या पिक्चर्स के माध्यम से अगर कोई सीन क्रिएट किया जाता है तो वो एक इमेग्री का पार्ट होता है। द पोएट हैज यूज्ड लाइट एंड डार्कनेस यूज्ड एज अ symbolically, and darkness in a rainy nights indicates the glittering woman was in dark, which means she was ignorant of the real what is unreal। वो वुमेन पूरी तरीके से डार्कनेस में थी, इट मीन्स उसका जो नॉलेज था वो डार्कनेस में था। शी डिडंट नो व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज नॉट गुड फॉर हर एंड व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज अनरियल। लाइट इन हर वाज द ब्यूटी, उसके पास लाइट थी बट शी डिड नॉट नो कि it will soon vanish, it was the ignorance of darkness। In the second part, there is a bright sun in the sky, which means that woman life is stepped into darkness, hopelessness and sorrow। even then जब वो स्काई पूरी तरीके से क्लियर है, even then darkness के कारण वो लेडी अब पूरी तरीके से अपने उसको सफर कर रही है। इट इज द ओनली इनर लाइट ऑफ स्टैटिक, ये इनर लाइट ऑफ स्टैटिक है उस सन्यासी की है, विच रिमेन्स इंटैक्ट, जो अभी भी इंटैक्ट है, टाइम के साथ चेंज नहीं हुई है, सिचुएशन चेंज नहीं हुई है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द चेंज ऑफ आउटर वर्ल्ड। बाहर दीन दुनिया के बदलने से उनकी किस्मत में बदलाव नहीं आया है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है स्टाइल ऑफ द पोएम। Poem is quite simple and traditional. It does not make use of the rhyming word. It relies the appropriate rhythm of its effect, which is the most appealing point of this poem, and appropriate functional of the imagery। Now multiple choice question, ये लास्ट पार्ट है जिसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। हम लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे, सो काइंडली वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, और अगर वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो काइंडली लाइक and share to your friends also। We are making this because of you all friends, nothing more than that। In the month of first question है, in what month did Upgupta came into the contact of dancing girl? You know the green point is the right answer, it was the month of August। second point है, what impression did dancing girl leave on her meeting? तो इंप्रेशन जब फर्स्ट मीटिंग में डांसिंग गर्ल दिखती है तो क्या इंप्रेशन आता है, अगेन आप देखें तो शी वॉज प्राउड ऑफ हर ब्यूटी एंड यूथ, उसे गर्व था, घमंड था। एंड नेक्स्ट है थर्ड, वुमेन गो ऑन योर वे, व्हाट डज इट मीन, योर वे सजेस्ट हियर, ये आप अपने रास्ते जाओ, इसका क्या मतलब है। तो सेकंड ऑप्शन जो है, द वे शी वॉज लीडिंग द लाइफ ऑफ द मटेरियल कंफर्ट एंड फिजिकल फीचर्स प्लेजर्स, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वाई डिड द वुमेन ट्रेम्बल्ड इन लिसनिंग ऑफ द थंडर, उस लाइट और थंडर को सुनकर के वो औरत क्यों शेक कर जाती है, क्यों कांप जाती है, ट्रेम्बल्ड करती है, बिकॉज शी फियर्ड समथिंग रॉन्ग वॉज गोइंग टू हैपन हर, कि कुछ उसके साथ गलत हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वॉज द स्ट्रीट, वाई वॉज स्ट्रीट वॉज ओनली लोनली इन स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन में स्ट्रीट क्यों लोनली थी, यानी मथुरा की गलियां अप्रैल के समय में क्यों खाली थी जबकि वो स्प्रिंग का मौसम था। तो ऑप्शंस में देखते हैं, बिकॉज इट वॉज स्प्रिंग, because no one wanted to catch the epidemic, you know, this was the time of epidemic and no one wanted that, so everybody was inside their house and only Vasudetta was left outside। next question है 6 number, dancing girl was suffering from, dancing girl को क्या प्रॉब्लम थी, वो कैंसर से पीड़ित थी,
या आगे ऑप्शंस देखें, लेप्रोसी थी, अ डिजीज लाइक स्मॉल पॉक्स था, ब्लैक पेस्टिलेंस जिसे कहते हैं या फ्लू था, तो यू नो वेरी वेल ग्रीन पॉइंट हमने इसीलिए इसको दिया हुआ है। अ डिजीज लाइक अ स्मॉल पॉक्स जिसे हम ब्लैक पेस्टिलेंस कहते हैं, दैट वाज द मेन कॉज ऑफ हर सफरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वॉज दीज स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इन स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? उपगुप्ता वॉज अ ट्रू स्कैटिक, डैम ट्रू। एस्केटिक कैन नॉट गो इंजॉय द वर्ल्डली प्लेजर्स, एक एस्केटिक को वर्ल्डली प्लेजर्स इंजॉय नहीं करने चाहिए, दिस इज ऑल्सो ट्रू एज पर द बुद्धिस्ट रिलीजन। उपगुप्ता डिड नॉट फाइंड द डांसिंग गर्ल रियली ब्यूटीफुल। अब वास्तव में उपगुप्ता ने ये तो पाया कि डांसिंग गर्ल ब्यूटीफुल थी, अट्रैक्टिंग थी, बट it was her it was his knowledge that he did not accept the invitation of that lady. Dancing girl was vain and proud, वो vain and proud थी, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि in the eye of Upgupta beauty was nothing and physical you can say pleasure was nothing. So third option, Upgupta did not find the dancing girl really beautiful is true. Next question है, Upgupta tried to comfort and treat the dancing girl afflicted with an epidemic. What quality of his character this is revealed? Upgupta का जो सेकंड मीटिंग में रिएक्शन है वो उसके कैरेक्टर की क्या क्वालिटी दिखाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हिज करेज, उसका साहस, हिज काइंडनेस एंड फियरनेस, ह्यूमिलिटी एंड टिमिडिटी। तो लास्ट के दोनों ऑप्शन तो हैं ही नहीं। करेज हो सकता है बट करेज के साथ साथ काइंडनेस भी है, इसलिए ऑप्शन बी काइंडनेस एंड फियरलेसनेस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है which word are described as a lovesick in the poem? पोएम में अप्रैल के मंथ में कौन सी बर्ड को लवसिक दिखाया गया है? तो कुकूज है या फिर कोयल है या स्पैरो है या पैरेट है? यू नो कोयल्स आर डिस्क्राइब्ड एज अ लवसिक ओवर हियर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है सडनली द ब्लैक नाइट शोड हिज टीथ, व्हिच मूव्ड वाज द नाइट, जिसमें कि व्हिच मूव्ड वाज द नाइट, जब वो थंडर एंड लाइटनिंग हो रही तो एट दैट टाइम किस तरीके का मूड था? तो वहाँ पे काम था, फ्यूरियस था, सेरीन था, लिस्टलेस था। तो शांत तो रात थी नहीं क्योंकि वहाँ पे तूफान आ चुका था। सेरीन भी शांत ही होता है, लिस्टलेस मतलब अनइवन सा, बिल्कुल विदाउट एनी मूवमेंट होता है। सो यहाँ पे फ्यूरियस आ जाएगा। सो इन दिस वे नेक्स्ट क्वेश्चन है पोएट मेक्स अस रियलाइज दैट, एट लास्ट पोएट हमें क्या दिखाना चाहता है? तो यहाँ पर आप ध्यान दे लीजिए कि कुछ ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं, जैसे कि यूथ एंड ब्यूटी आर नॉट टू बी प्राउड ऑफ, दिस इज ऑल्सो अ मॉरल ऑफ दिस पोएम। यंग एंड ब्यूटी डिक्लाइन विद द ओल्ड एज, ये दोनों चीजें यंग उसके साथ डिक्लाइन हो जाती हैं। नथिंग इज परमानेंट, दिस इज ऑल्सो आई प्रीचिंग ऑफ दिस पोएम। बट एस्केटिक कैन नॉट बी टेम्पटेड, ऊपर की तीनों सच हम सब जानते हैं, बट दिस वन एस्केटिक कैन नॉट बी टेम्पटेड, ये उन सबसे इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ऑल्दो अगर यहाँ पे अबव ऑल होता तो फिर हम उसे टिक करते। सो इन दिस वे I have completed this video. Kindly like, subscribe and share to your friends, and do meet me in second video. Till then, thank you.